हार्श रियलिटी ऑफ कनाडा। काफ़ी लोग कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं। जो यहाँ पे लोग हैं वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, कार के एक्सपेंस, खाने पीने के एक्सपेंस, यहाँ पे अकोमोडेशन के रेंट, मॉर्गेज, इंटरेस्ट रेट सब कुछ बढ़ गया है। मतलब खर्चे ही खर्चे हर एक और सभी कह रहे हैं कि अब कनाडा पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत महंगा बन गया है। तो क्या ये बात सच है? अब यहाँ पे रहने में मज़ा नहीं रहा है? क्या वापस चले जाना चाहिए, या फिर जो लोग नए आ रहे हैं उन्हें क्या आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आप कनाडा आने की सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी कनाडा में हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो शायद आपको नया पर्सपेक्टिव दे सकती है। क्योंकि मैं वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, यहाँ के खर्चे हैं और अभी आगे फ्यूचर क्या है कनाडा में। मतलब सारी चीज़ों को हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो लेट्स डाइव इन। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि कनाडा की सिचुएशन क्या है अभी। दूसरे पार्ट में मैं बात करूंगा कि अभी आने वाले 3-4 साल में कनाडा की सिचुएशन क्या हो सकती है। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं, मतलब जो लोग हम यहाँ पे हैं या फिर जो नए आ रहे हैं वो क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में। अभी आज संडे इवनिंग है, मैं यहाँ पे ऐसे ही बाहर घूमने के लिए निकला था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए करंट सिचुएशन पे। क्योंकि अभी है ना, पिछले 1-2 महीने में मैंने इतने इंसिडेंट सुने कि लोग कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं। मतलब ऐसे लोग नहीं जो भी आए हैं, जो 10-10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, वो सब कुछ बांध के चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ की सिचुएशन की बात करते हैं। तो उसमें पहले आता है पॉपुलेशन। तो कनाडा में पिछले साल 1 साल में 8 लाख स्टूडेंट्स को वेलकम किया, तो जो बहुत अच्छी बात है। और अभी जो आने वाले 3 साल में 1 मिलियन स्टूडेंट्स को वेलकम करने वाला है कनाडा। मतलब आप सोच रहे हो कि कितने लोग बढ़ रहे हैं। लोग बढ़ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, अपने लोग आ रहे हैं राइट यहाँ पे। लेकिन दिक्कत क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है यहाँ पे। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी ना होने की वजह से लोगों को जॉब नहीं मिल रही। मतलब मेरे पास यहाँ पे दोस्त है जो 6-6, 8-8 महीने से आए हुए हैं, लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। और घर की बात करें तो रेंट पे अगर कोई घर ढूंढना है सबसे पहले तो उसके लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही। 2-3 महीने से ढूंढ रहे हैं लोग, मिल नहीं रही है। और यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स अवेलेबल भी है लीज पे, उन्होंने उनके प्राइस ही बढ़ा दिए इतने। मतलब कि उनको पता है कि डिमांड है, और जैसे ही इकोनॉमिक जो रूल है कि जैसे ही डिमांड बढ़ती है, सप्लाई नहीं होता, तो प्राइस अपने आप ही बढ़ जाती है। हाउस के रेंट भी बढ़ रहे हैं। जैसे सेम अपार्टमेंट यहाँ पे हैलिफैक्स में मैं बात करूँ कि जो 2021 में $1500 के थे, वो अभी $2300 में जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि वो भी खाली पड़े हैं, आपको उसके लिए अब लीज़ के लिए वो बार बार कॉल करना पड़ता है लैंडलॉर्ड को कि भाई हमें चाहिए, हमें दे दो। प्रॉपर्टी मैनेजर को बात करनी पड़ती है। और लिटरली $800 बढ़ गया सेम अपार्टमेंट के। $800, कैन यू बिलीव कि कितनी मतलब इन्फ्लेशन हो गई है। अभी हम कार्स की बात करते हैं तो कार्स में मतलब ऐसे है कि इंटरेस्ट रेट 7 to 8% हो गया अभी। अगर आपको नई गाड़ी लेनी है ना अभी, तो कोई भी गाड़ी में आपको 7 to 8% इंटरेस्ट रेट लगेगा, प्लस आपको टैक्स लगेगा। तो मतलब अब आप सिविक अकॉर्ड कुछ भी गिन लो, पूरा बेसिक सा भी मॉडल लोगे ना, तो घुमा फिरा के 50,000 रुपये आ जाएगी बात। और ये तो हो गई चलो नई गाड़ी की बात। और अगर किसी को पुरानी गाड़ी लेनी हुई, जैसे कैश में मार्केट प्लेस या किसी से लेनी हुई, राइट, ठंड काफ़ी लग रही है, अभी हुडी लेकर आना पड़ेगा गाड़ी से। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर पुरानी गाड़ी भी लेनी हुई मार्केट प्लेस से, राइट, तो मतलब ऐसे 7-8 हज़ार की तो मतलब कम से कम आएगी। अगर आपको 2 लाख चली हुई गाड़ी भी चाहिए तो वो 7-8 हज़ार में मिलेगी। मतलब आप सोचो कि 2 लाख चली हुई गाड़ी जो हम ले रहे हैं, जो मतलब लाइक नियर टू डन हो गई है। चलो होंडा और टोयोटा तो अच्छी होती है, इतना कुछ चक्कर नहीं होता, फिर भी 6-7 हज़ार। मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 150 की घूमी हुई कार ली थी आज से 2 साल पहले, 6000 में मुझे मिल गई थी होंडा अकॉर्ड। और अभी सेम गाड़ी की अगर आप वैल्यू चेक करोगे ना मार्केट प्लेस में, 10,000 रुपये बिक रही है। मतलब 2 साल बाद अगर आप देखो तो गाड़ी पुरानी होती है, उसका वो कम होनी चाहिए प्राइस, लेकिन अभी लिटरली बढ़ गई है 4,000। मतलब क्या ही इन्फ्लेशन है। आप परसेंटेज काउंट करो। वैसे तो इन्फ्लेशन की हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो में कि कितनी इन्फ्लेशन बढ़ गई है, लेकिन हाँ आप काउंट करो तब तक। हाँ अब सही है। तो चलो कार पे तो मैं इतना कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि कार चलो फर्स्ट प्रायोरिटी होती नहीं है। और अभी पुरानी गाड़ी लेनी हो किसी को मार्केट प्लेस कीजिए, और डिमांड ही इतनी है, वो बंदे को मैसेज ही इतने आते हैं, वो आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। कई बार तो वो कहते हैं कि डिपॉजिट दे दो देखने आने से पहले। चलो कोई नहीं, गाड़ी की तो इतनी प्रायोरिटी होती नहीं है, क्योंकि चलो गाड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है क्योंकि आप आए। पहले अभी ग्रॉसरी की बात करते हैं।
तो ग्रॉसरी की प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मैं आया था 2018 में, आई हैव बीन हियर फॉर ओवर 5 ईयर्स। तो जैसे मैं आया था 18 में, तब बेसिक ग्रॉसरी की बात करें जैसे मिल्क की, वो $4 था, तो मतलब विच वॉज नॉर्मल। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट प्रीटी मच, मैं कल ही गया ग्रॉसरी लेने, तो इट इज़ प्रीटी मच $7। मतलब इन्फ्लेशन रेट आप काउंट करो कि कितना है। और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अपनी साइट पे बताती है। अभी आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो और गूगल पे सर्च करो कि व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कनाडा, तो वहाँ पे आपको आएगा 3.1%। लाइक क्लियरली वो लोग कह रहे हैं कि 3.1% इन्फ्लेशन रेट है एवरी ईयर का। चलो 4 मान लेते हैं, 3% छोड़ो, तो 4% क्या है, ये आपको 4% लग रहा है इन्फ्लेशन रेट? मुझे तो अपेरेंटली नहीं लग रहा। वैसे हम लोगों का मैथ्स अच्छा होता है, तो कैलकुलेशन लगाओ कि इज़ इट रियली 3%। मैं अभी बताऊंगा आपको कि ये कम से कम 25% है, क्योंकि जैसे गाड़ी की बात करें, ग्रॉसरी की बात करें, ये तो चलो मिल्क की बात की, हर एक ग्रॉसरी की बात कर लो आप, तो कम से कम मैं कहूँगा 25% जितनी इन्फ्लेशन है। सारी एवरेज चीज़ों की बात करें, जैसे रेंट हो गया, गाड़ी हो गई या फिर ग्रॉसरी हो गई, ये 3 चीज़ें तो मेन होती है बंदे की इंपॉर्टेंट। खाना पीना रहना और ट्रांसपोर्टेशन गिन लो आप एक्स्ट्रा में थोड़ा, तो मतलब इन सारी चीज़ों में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई है कि मतलब रहना ही मुश्किल हो गया है यहाँ पे। तो इसी वजह से लोग यहाँ से वापस जा रहे। लोग कह रहे हैं कि भाई इतना पैसा कमा के भी, इतना टैक्स देने के बाद भी अगर इतनी महंगाई है तो फ़ायदा क्या है। अभी हम पे की बात करते हैं, तो जो नॉर्मल मिनिमम वेज है वो कुछ सेंट बढ़ाते रहते हैं, जैसे 30 सेंट 40 सेंट एवरी ईयर। हर एक प्रोविंस की बात करें तो कई बार $1 का भी बढ़ावा होता है, बट विच इज़ स्टिल नॉट अप टू एक्सपेक्टेशन कि जितने हमारे खर्चे हो रहे हैं उतने हिसाब से ये मिनिमम वेज बढ़ ही नहीं रहे, राइट। और अगर कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करें तो रेगुलर जॉब्स में 5% जैसा हाइक होता है एवरी ईयर। जो एनुअल सैलरी इंक्रीज होती है वो 5% होता है। और आईटी की लगा लो आप, तो आईटी में 10%, मैक्सिमम 15%। और अगर बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छा किया है, मतलब रेयरली होता है, ये हर एक के पास नहीं होता, लेकिन अगर कंपनी में आपने बहुत ही अच्छी कुछ प्रगति की है तो 20% मिल सकता है, बहुत ही रेयरली, मतलब 5 साल में एक बार आता है ये मौका। तो मतलब हाइक तो होनी नहीं है प्राइस, मतलब आपकी जो पे है वो आपकी उतनी की उतनी है बराबर, लेकिन आपके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो मतलब बेसिकली आप पैसे थोड़े से ज़्यादा कमाओगे लेकिन खर्चा और होगा, तो मतलब बेसिकली लिविंग स्टैंडर्ड आपका थोड़ा थोड़ा करके नीचे जाता रहेगा। एक चीज़ सोचो आप, जैसे जैसे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ रही है, हम इनोवेशन कर रहे हैं, हर एक चीज़ को करने का एफिशिएंट तरीका ढूंढ के निकाला हुआ है। जैसे कल को कोई एक चीज़ करने में 3 घंटे लग रहे थे, अभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, टूल आ गए, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन पावर इतना नहीं चाहिए, हमें आधे घंटे में बना देते हैं। तो सोचो कि अगर हम ऐसे प्रगति कर रहे हैं, जैसे जैसे इनोवेशन कर रहे हैं, तो चीज़ों की प्राइस कम होनी चाहिए या बढ़नी चाहिए? ऑब्वियसली कम होनी चाहिए। तो ये मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों रही है? ये वैसे एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है मनी प्रिंटिंग का, इसके बारे में हम कभी बात करेंगे डिटेल में। अभी पार्ट 2 में हम बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका क्या इफेक्ट होने वाला है कनाडा पे। तो मेरा मानना है कि जो सिचुएशन अभी है, जो जॉब नहीं मिलना, घर नहीं मिलना, ये सिचुएशन थोड़ी सी और बिगड़ेगी आने वाले 3-4 सालों में। तो 3-4 सालों में थोड़ी दिक्कत रहेगी जॉब ढूंढने में, घर ढूंढने में, प्राइसिंग में काफ़ी हाइक आएगा। लेकिन ये जो साइकिल होती है वो साइकिल फिर से दोबारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रेडी हो जाएगा वो वापस नॉर्मल पे आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आई वुड से इट विल टेक 4 to 5 years एटलीस्ट टू गेट इट बैक ऑन अ नॉर्मल लेवल। अभी ये तो पता है कि सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई है और आने वाले टाइम में थोड़ी और भी बिगड़ने वाली है फाइनेंसेस। तो अभी हम करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं बात करते हैं कि जो लोग वापस जा रहे हैं, आई फील दे आर स्टूपिड। मतलब वो वापस जा रहे हैं, अगर वो इंडिया से लव करते हैं, कल्चर, खाना पीना, फैमिली से साथ रहने के लिए जा रहे हैं, देन इट्स ओके। या फिर उनके पास बिजनेस है पेरेंट्स का, या फिर 2-3 पीढ़ी से चलती आ रही है बिजनेस, उस पर बैठने जा रहे हैं, तो देन इट मेक सेंस कि चलो भाई हाँ इंडिया में स्ट्रगल वो यहाँ पे जो करने वाले हैं वो वहाँ जाके पहले से नहीं शुरू करना पड़ेगा, वहाँ ऑलरेडी सेटअप है, देन एट सम पॉइंट इट मेक सेंस। लेकिन वो लोग यहाँ पे आ गए थे, यहाँ पे जॉब कर रहे थे और सोच रहे कि भाई हम इंडिया में जाके जॉब ढूंढ लेंगे, दैट्स नॉट प्रैक्टिकल। आई लव इंडिया, आई वुड लव टू गो बैक टू लिव देयर, बट अगर लाइफ स्टैंडर्ड की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे बेटर है, शांति है,
घूमने फिरने की बात करें तो काफ़ी अच्छी जगह है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। तो मतलब आई वुड डेफिनेटली प्रीफर हियर इफ़ आई हैव अ चॉइस। तो बात करें तो अभी कर क्या सकते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसका। सो रादर देन कंप्लेनिंग एंड क्राइंग ओवर कैनेडा इज़ नॉट गुड प्लेस एनी मोर एंड यू नो यहाँ पे जॉब्स नहीं है, बहुत खर्चे है, इसकी जगह हम हमारी स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं एंड कंपटीशन में स्टैंड आउट कर सकते हैं। और वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जॉब्स भी होती है, यूएस बेस होती है, कई ऑनलाइन और प्रोविंसेस में होती है, जैसे नोवा स्कोशिया है। यहाँ पे ऐसे प्रोविंसेस में पे रेट थोड़ा कम है, तो यहाँ पे अगर आईटी की जॉब या कोई भी हाई स्किल भी गिन लो, फिर भी वो इतनी पेड नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स फाइंड कर सकते हो आपकी स्किल के बेस पे, जैसे अभी तो आईटी का बहुत क्रेज़ है राइट, तो अभी जैसे एआई का भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो मशीन लर्निंग या फिर एआई में डेवलपमेंट के या कुछ भी गिन लो, आप अपनी फील्ड का गिन लो, मैं तो मेरी फील्ड का बता रहा हूँ आपको, लेकिन कोई भी फील्ड का गिन लो, तो मतलब हर एक में जो आने वाले 2-3 सालों में जिस स्किल की डिमांड होने वाली है उस चीज़ में स्किल्स पे वर्क कर सकते हैं, और या फिर कोई भी ऑनलाइन साइड हसल शुरू कर सकते हैं। अभी तो ऑनलाइन बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के लिए, मैं भी काफ़ी साइड हसल देख रहा हूँ अभी करने के लिए, तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि साइड हसल शुरू करो और साथ साथ में मतलब मेन फुल टाइम जॉब के साथ कोई साइड हसल करो। मैं यहाँ पे उबर या फिर उबर ईट्स या फिर स्किप द डिशेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई साइड हसल की बात कर रहा हूँ जो मतलब लाइक इतनी यूनिक है थोड़ी, मतलब कॉमन नहीं है, जो ऐसी नहीं है कि एंट्री मतलब इजीली कोई कर जाएगा। मैं ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसमें एंट्री टू बैरियर इज़ प्रीटी हाई, मतलब कुछ भी हो गया। अभी हम दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें वो है एक्सपेक्टेशन। तो जैसे हमारे यहाँ पे पेरेंट्स ने हमें जैसे बड़ी सी लोन लेके या फिर किसी से पैसे लेके या फिर कुछ खुद ही बड़ी अमाउंट डाउन पेमेंट करके हमें यहाँ पे भेजा होता है, विच इज़ प्रीटी ह्यूज अमाउंट। आई अंडरस्टैंड दैट। हमें ये होता है कि हम कुछ ना कुछ करके अच्छी सी जॉब ढूंढ के हम कुछ आवर्स कर लेंगे काम पढ़ाई के साथ साथ और फीस निकाल देंगे दूसरे साल की खुद ही, ताकि हमें इंडिया से ना मंगवानी पड़े। अगर मैं बात करूँ तो 5 years इन द पास्ट, जैसे जब मैं आया था 18 में, 19, 20 भी गिन लो, तब तक जॉब आसानी से मिल जाती थी। तो मतलब ऐसा था कि अगर आप जॉब फाइंड करोगे ना तो इजीली मिल सकती थी। तो उस टाइम ऐसा था कि हाँ भाई कि दूसरे साल की फ़ीस हम इजीली पे कर सकते थे। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो गई है तो उसमें ऐसा रहा नहीं है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन हमारी है ना उसको हमें लोअर करना पड़ेगा। नो डाउट अच्छी कंट्री है, पढ़ाई भी ऑप्शन काफ़ी अच्छे है, तो हम यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें को ये एक्सपेक्टेशन रख के नहीं है नहीं कि भाई दूसरे साल की फीस मैं निकाल ही लूँगा। मतलब हमें बैकअप प्लान रख के आना पड़ेगा कि भाई हाँ अगर जॉब नहीं मिली दैट्स ऑलराइट, 2-3 साल का जो स्ट्रगल होगा उसके लिए आपके फाइनेंसेस थोड़े रेडी होने चाहिए ताकि उस टाइम पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए यहाँ के। और हम स्किल्स की बात करें तो स्किल्स में ऐसा है कि मतलब कई लोग बिजनेस डेवलपमेंट ऐसे कुछ कोर्सेज लेके आते हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो गार्बेज शीट कोर्स है। मतलब वो वहाँ पे एजेंट वहाँ से आपको पैसे कमाने के लिए या फिर यहाँ की एडमिशन देने के लिए, यहाँ की कॉलेजेस वो आपको पैसे कमाने के लिए ऐसे कोर्स में एंट्री दे देती है। मुझे तो लगता है ये कोर्सेज सारे वर्थलेस है, क्योंकि जो बिज़नेस डेवलपमेंट है ये सब इसकी कोई डिमांड ही नहीं है। आपको कोई और ऐसी स्किल वाला कोर्स ही लेना चाहिए कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जो हाई डिमांड में हो। I hope you like this video and it help you to get little bit perspective in the life। and अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड जो भी आपके कांटेक्ट में फ्रेंड है या जो आने वाले हैं कनाडा या फिर है, उनको ये सेंड करना मत भूलिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।